हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, और ये आपके क्लास 11th फिजिक्स की NCERT का 8वां चैप्टर है। और इसको हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक एक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग सेशन में जुड़ जाइए, और जो लोग नए हैं सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग अगर इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में क्रम से पूरे के पूरे वीडियो 7वां चैप्टर कंप्लीट किया गया। आज हम लोग 8वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमें पढ़ना है क्लास 11th फिजिक्स में अध्याय नंबर 8वां फर्स्ट पेपर का है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो लिखिए, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। तो ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या बताएंगे कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण ही होता है, ये प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता है। तो आप बताएंगे ब्रह्मांड में किन्हीं या दो पिंडों के बीच लगने वाले, ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण की बल की अगर बात की जाए तो आप यहीं पर बल लगा देंगे। दो ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। या एक प्रकार से और आप बता सकते हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यह घटना गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। यह घटना आपकी गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। और यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, या गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षण बल होता है। क्या है? तो आपको ये बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षण बल है। और यह एक बहुत कमजोर बल होता है, इसलिए हम लोग दैनिक जीवन में इसका अनुभव बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, या फिर इसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। तो बताएंगे कि यह एक क्षीण बल है। क्षीण का मतलब क्या होता है? कमजोर बल। क्षीण बल है, इसलिए हम दैनिक जीवन में इस बल का अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम दैनिक जीवन में इस बल का अनुभव नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और यह घटना जो आपकी ये गुरुत्वाकर्षण कहलाएगी। या आप बताएंगे कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तथा यह घटना गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षण बल होता है, और यह एक बहुत कमजोर बल होता है, इसलिए हम लोग दैनिक जीवन में इस बल का अनुभव नहीं कर पाते हैं। आई थिंक ये तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग अगली हेडिंग लिखेंगे जो कि है
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था उसके अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला, ध्यान से देखिए, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, हम लोग मान लेते हैं कि दो द्रव्यमान m1 m2 इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, चूंकि सदैव आकर्षण बल ही लगता है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, उसी को लिख रहे हैं, देखिए, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। भाषा समझिएगा कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अभी आपके समझ में आ जाएगा। एवं आपने क्या बताया कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, सब कुछ दिख रहा है। एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी आप r भी लिख सकते हैं, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। अर्थात आप क्या बताएंगे कि आपने माना है कि दो पिंड कौन कौन से हैं, m1 और m2, किसके अनुक्रमानुपाती? देखिए, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, m1 और m2, समीकरण नंबर 1। तथा कह रहा है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं यही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। ये समझ में आ गया या नहीं बताइए? तो आप अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, नीचे दिख रहा है F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर। हमें एक बार चेक करने दीजिए। चलिए, ठीक है, इस चीज को हम यहां लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो आप ऐसे लिखिए F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर। और इस चीज को आप यहां पर अब हल कर रहे हैं। देखिए, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक आएगा, F बराबर कैपिटल G नियतांक आता है m1 m2 अपान r स्क्वायर। F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। और आप बताएंगे
कि जहां जी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो बताएंगे जहां कैपिटल जी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब इसका मान लिख लेते हैं। इसका मान होता है G बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी का मान है, नियतांक है। इस नियतांक का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब ये चीजें बताइए आपको क्लियर है या नहीं। आई थिंक आप सबको सभी चीजें क्लियर होंगी, हर चीजें आपको क्लियर हैं, अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं। जल्दी से बताइए, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो उसके बाद हम लोग इसी नियतांक पर चर्चा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है, आप क्या बताएंगे, एक बार फिर से पूरा टॉपिक सुनिए कि ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षण होता है, आकर्षण बल होता है या एक क्षीण बल है, इसीलिए हम दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में इस बल का अनुभव नहीं कर पाते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल अकेले कैपिटल F दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल m1 m2 और दूसरा F प्रोपोर्शनल 1/r²। और दोनों नियमों को मिलाएंगे तो आपका आएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, नियतांक आएगा कैपिटल G, और कैपिटल G को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए हम लोग अब ऊपर देखते हैं नीचे का। यदि जो लोग नोट कर रहे हैं तो वो नोट करते रहें, और जो लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अच्छी बात है, और जो नोट कर रहे हैं उनके लिए और अच्छी बात है कि वो लोग लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन में, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसे हम अभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोल रहे थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए, आप पहले समझ लीजिए तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे। आपके पास फार्मूला क्या बना, F बराबर G m1 m2 बटे r²। यदि हम लोग क्या कर दें, दोनों द्रव्यमानों को एकांक कर दें और उनके बीच की दूरी 1 मीटर कर दें। मान लीजिए m1 बराबर 1 कर दें और m2 बराबर 1 कर दें, और इनके बीच की जो दूरी है वो भी 1 कर दें, तीनों एकांक कर दें, तो आपका देखिए एक ये एक यहाँ पर, ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे, F बराबर G आपका बचेगा। यदि आप बताएंगे m1 m2 बराबर 1, यानी कि एकांक जिसे हम लोग बोलते हैं, तथा साथ ही साथ जो R है वो भी 1 हो जाए, तो आपका क्या आता है, F बराबर G। अर्थात एकांक द्रव्यमानों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो तो उन द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, इसी चीज को चलिए लिख रहे हैं, यदि एकांक द्रव्यमान के पिंडों की बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी, एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो,
1 मीटर हो। एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर होगी तो उन पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। समझ में आ गया या नहीं? यदि हम लोग क्या कर दें, दोनों द्रव्यमानों को एकांक कर दें और इनके बीच की दूरी को भी एकांक कर दें तो आपका F बराबर G हो जाएगा। अर्थात एकांक द्रव्यमान तथा एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर आपको बाकी सब कुछ व्याख्या करके दिखाया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग अब चर्चा करते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला आप लोगों ने भी डेरिवेट किया है, F बराबर Gm1m2/r²। हमें किसका मात्रक चाहिए? तो G का मात्रक चाहिए। G को एक तरफ छोड़िए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपका G बराबर हो जाएगा F r² m1 m2 हो जाएगा या नहीं? देखिए r² इधर आ गया, m1 m2 गुणा में था, भाग में आ गया। अब हमें क्या करना है? सबका मात्रक लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे G का मात्रक। G का मात्रक बराबर F का मात्रक, F का मात्रक गुणे R का मात्रक का वर्ग करेंगे। R का मात्रक लिखेंगे और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। यहां पर भी देखिए क्या होगा, m1 का मात्रक गुणे m2 का मात्रक। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन गुणे R का मात्रक तो मीटर, और मीटर के ऊपर वर्ग लगा है तो मीटर स्क्वायर, बटे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और इस वाले द्रव्यमान का मात्रक भी किलोग्राम। तो इस प्रकार आप लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक निकल कर आ गया। आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो विमीय सूत्र भी ऐसे निकालेंगे, G की विमा बराबर F की विमा, R की विमा, M की विमा और M की विमा। तो जो आपका विमीय सूत्र आ जाएगा वो आप लोग निकाल कर बताइए कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कैपिटल G का विमीय सूत्र क्या होगा। तो m-1 L3t-2, m-1 L3t-2 इसका विमीय सूत्र है। आप लोग ज्ञात करिएगा और उसके बाद फिर कमेंट करके बताइए इतना ही आता है या नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। तो आई थिंक आप सब नोट कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे का टॉपिक। नोट करिए जल्दी से और कमेंट करके बताइए सब कुछ क्लियर है, जो बताया जा रहा है अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा m-1 L3t-2 और इसका जो मात्रक आपने निकाला है वो आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसकी तुलना करेंगे वैद्युत बल से। इसकी तुलना किससे करेंगे? तो इसकी तुलना हम लोग वैद्युत बल से करेंगे। तो आप यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा, गुरुत्वीय बलों की वैद्युत बलों से तुलना। हेडिंग क्या लिखेंगे? गुरुत्वीय बलों की वैद्युत बलों से तुलना। वैद्युत बलों से तुलना। गुरुत्वीय बलों की वैद्युत बलों से तुलना अर्थात कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विथ इलेक्ट्रिकल फोर्स।
क्या बताएंगे, कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विथ इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी कि गुरुत्वीय बलों की वैद्युत बलों के साथ तुलना। तो सबसे पहले जो तुलना करेंगे हम लोग वो इन्हीं इसके द्रव्यमान की जो तुलना करेंगे। मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन के आवेश की या द्रव्यमान की, जल्दी से बताइए। हमें यहाँ पर द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैपिटल एफ दोनों द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और साथ ही साथ दोनों द्रव्यमानों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए मानेंगे तो हम यहाँ पर मानेंगे कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके बीच की दूरी r है, इनके द्रव्यमान क्रमशः 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और दूसरा भी वही है तो इसका भी हो जाएगा 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ये समझ में आया या नहीं बताइए। M1 बराबर आपका हो जाएगा 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और M2 बराबर 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और इनके बीच जो बल लग रहा है वो हम मान लेते हैं लगने वाला आकर्षण बल कैपिटल एफ है। तो आप सबको फार्मूला पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर, और हम किसके लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो F G ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा F G। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा इधर से करना स्टार्ट करेंगे। F G बराबर, अब बताइए G का मान आपको कितना बताया गया था, तो 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11, M1 का मान है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 गुणे 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 बटे R स्क्वायर। ये क्लियर है। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए F G बराबर 6.67 गुणे, यहाँ पर देखिए 9.1 और गुणे 9.1 जो आपका हो जाएगा, गुणा करके चेक करिए 82.81 होगा, 82.81 गुणे 10 की घात। देखिए सभी घातों को जोड़ लेंगे, 1 1 2 1 और 3 3 6 1 7, कितनी घात हो गई, माइनस 73 घात बटे R स्क्वायर, नीचे दिख रहा है, तो ये इतना हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब हम लोग बगल में लिखते हैं, इतनी घात आ गई। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा और भाग करना आपका काम है, आप लोग गुणा और भाग करिएगा, हम करके रखें इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि 6.67 और 82.81 का जब आप लोग गुणा करेंगे तो आपका आएगा 552.3427 गुणे 10 की घात माइनस 73 बटे R स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका आ गया F G बराबर, यानी कि जब आपने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला तो इस प्रकार हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। देखिए F G बराबर 5.52 गुणे 10 की घात माइनस, कितने अंक हम लोग इधर आए हैं आप बताइएगा, 2 अंक, तो यहाँ 73 में जो प्लस में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 71 बटे R स्क्वायर। इसको आप 1 मानकर नोट करके रखिए, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये समझ में आया या नहीं जल्दी से बताइए। दूसरा देखिए इधर अब हम लोग लिखते हैं ऊपर की ओर, ऊपर का तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो ऊपर हम लोग अब निकाल लेते हैं यहाँ पर वैद्युत बल के लिए। तो वैद्युत बल के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन के लिए गुरुत्वाकर्षण बल। अब इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग वैद्युत बल निकालते हैं, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया। अब वैद्युत बल निकालेंगे, तो वैद्युत बल के लिए हम लोग क्या मानेंगे जल्दी से बताइए।
वैद्युत बल के लिए हम लोग मानेंगे कि हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है जिनके बीच की दूरी r है, इनके बीच वैद्युत बल है। तो आपको पता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। और यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम और दूसरे पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये समझ में आया या नहीं बताइए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये आपको पता चल गया तो यहाँ पर आप लगाएंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एफ ई, इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्ञात करें, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज्ञात कर रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर आपका होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे साधारण भाषा में बोला जाता है के, और Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं एफ ई बराबर, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे Q2 का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे R स्क्वायर। एफ ई बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 16 हमें 256, तो 9 गुणे 2.56 गुणे 10 की घात 19 38 में से आपका 9 घटेगा तो माइनस 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 29 बटे R स्क्वायर। 16 हमें 256 2.56 गुणे 9 और 19 38 में से जो आपका 9 घटा, तो 38 में से आपका 9 घटते ही आ गया 29। इसके आगे देखते हैं एफ ई बराबर, इनका गुणा करेंगे तो 9 छक 54 और 9 पचे 45, 5 50, 9 दूनी 18, 18 5 23, 2 अंक पर दशमलव है लगा दीजिए, गुणे 10 की घात माइनस 29 बटे R स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एफ ई बराबर 2.30 गुणे 10 की घात माइनस 28 बटे R स्क्वायर। ये क्लियर हुआ या नहीं, 2.3। चलिए इस वाले को हम लोग समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 भाग्य समीकरण 1, तो भाग करते हैं एफ ई अपान एफ जी बराबर 2.30 गुणे 10 की घात माइनस 28 बटे R स्क्वायर बटे ये वाला लिखते हैं 5.52 गुणे 10 की घात माइनस 71 बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया आपका, बचा एफ ई अपान एफ जी बराबर 2.30 गुणे 10 की घात माइनस 28 बटे 5.52 गुणे 10 की घात माइनस 71। ये हो गया। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा एफ ई अपान एफ जी बराबर 0.4 गुणे 10 की घात 43। ये घात ऊपर चली जाएगी, देखिए कौन सी घात ऊपर जाएगी, ये वाली, तो ये प्लस में बनेगी और 28 में से 71 घटेगा, तो यहाँ पर हल करने के बाद इन सबको जोड़ घटाकर कितना आएगा 43। और एफ ई बराबर आप कहेंगे एफ जी और गुणे, या इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ई बटे एफ जी लगभग बराबर है 10 की घात 43 के। ये किसमें वैल्यू है आपकी जी, लगभग बराबर है 10 की घात 43 के। तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ ई बराबर एफ जी 10 की घात 43, अर्थात यहाँ पर एक चीज लिख देंगे लगभग। इससे आपको ये पता चलता है कि देखिए एफ ई आपका है वैद्युत बल, एफ जी है गुरुत्वाकर्षण बल, गुणे 10 की घात 43, यानी कि वैद्युत बल हमारे पास तब प्राप्त होता है जब गुरुत्वाकर्षण बल में हम कितने से गुणा करते हैं, 10 की घात 43 से। तो ये कहेंगे कि अर्थात वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के 10 की घात 43 गुना बड़ा होता है। आप यहाँ आखिरी में क्या बताएंगे, अतः वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल, अतः वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना होता है। इसको आप नोट कर लीजिए कि जो आपका वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना होता है। इसको ऐसे ही
आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहाँ निकाल रहे थे गुरुत्वीय बलों की वैद्युत बल से तुलना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमने निकाला कि इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले गुरुत्वीय बल निकाल लिया, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन का आपका ये गुरुत्वीय बल आ गया, यहाँ पर आया है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का वैद्युत बल निकाल लिया और वैद्युत बल में गुरुत्वीय बल से भाग दे दिया। तो हमें पता चल गया कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल का 10⁻43 गुना बड़ा है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है आपका, तो गुरुत्व के बारे में अब हम जानेंगे। गुरुत्व क्या होता है, हेडिंग आप लिखिएगा गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि वह एक स्थान होगा जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उसी स्थान को, उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। तो वह स्थान जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो वह स्थान लिखिएगा, वह स्थान जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो वह स्थान जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अगली हेडिंग आप लिखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे अंग्रेजी में आप बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं। आई के ऊपर तीर क्यों लगा, आई के ऊपर तीर क्यों लगा, तो आप बताएंगे आई के ऊपर तीर इसलिए लगा क्योंकि यह एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है आपसे पूछा जाए तो आप बताएं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। देखिए फार्मूला होता है आई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे एम। यदि इसको एकांक कर दिया जाए तो एफ ही आपका क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा। तो आप यहां बताएंगे यदि एम बराबर 1 किलोग्राम तो आई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, अर्थात एकांक द्रव्यमान में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या गुरुत्व क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या बताएंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र में, यहां पर लिख रहे हैं देखिए, गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। नीचे दिख रहा होगा तो आप लिखिएगा मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम
आपका हो जाएगा, अब स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम, और इसकी विमा होगी LT-2। इसको नोट कर लीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वह क्षेत्र जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। और जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है कि एकांक द्रव्यमान, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और उसके बाद इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है, और इसकी विमा आप बताएंगे LT-2 होगी, और यह एक सदिश राशि है। इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग अब ऊपर आगे बढ़ते हैं। इधर का आप लोग नोट करते रहिए, ऊपर का मिटाकर आगे के टॉपिक को हम लोग अब पढ़ते हैं। ये समझ में आया या नहीं, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, ये टॉपिक आपके समझ में आ गया या नहीं। चलिए, ये अच्छे से समझ में आया होगा तो अब लिखिए आप गुरुत्व या गुरुत्व बल। देखिए, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं तथा यह घटना गुरुत्व कहलाती है। दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और अगर आपसे गुरुत्व बल पूछा जाए तो आप बताएंगे यह घटना गुरुत्वीय बल कहलाती है। और आप यहाँ चलिए लिखते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और यह घटना गुरुत्वीय बल कहलाती, या फिर आप बताएं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं तथा यह घटना गुरुत्व के नाम से जानी जाती है। तो आप क्या बताएंगे कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं तथा यह घटना गुरुत्व कहलाती है। ये क्लियर हुआ या नहीं। गुरुत्व F बराबर mg होता है, F बराबर mg, यानी कि इसी गुरुत्व को हम लोग गुरुत्व बल भी कहते हैं, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर mg यानी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्व बल किसे कहते हैं आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है उसे ही गुरुत्व बल कहते हैं। तो गुरुत्व बल आप बगल में लिख लीजिएगा कि गुरुत्व बल क्या होता है, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्व बल कहलाता है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्व बल कहलाता है। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, आपके समझ में आया या नहीं। आप लोग क्या बताएंगे, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं तथा यह घटना गुरुत्व कहलाती है। और गुरुत्वीय बल, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे ही हम लोग गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। आगे अगली हेडिंग आपकी है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, देखिए ये क्या होता है, तो आप जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती हुई अगर कोई वस्तु है तो प्रति सेकंड उसके वेग में वृद्धि होती है और इसी वृद्धि को हम लोग बोलते हैं
पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरते पिंड के वेग में 1 सेकंड में होने वाले वृद्धि को, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए किसी पिंड में 1 सेकंड में या पिंड के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड के वेग में, लिखिए, मुक्त रूप से पृथ्वी, देखिए, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड के वेग में, पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि आप बोलें, या फिर 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आपने क्या बताया कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके समझ में आया या नहीं? और पृथ्वी तल पर इसका मान कितना होता है, तो आप बताएंगे पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ऐसे लिख लीजिए, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.8 होता है पृथ्वी के तल पर। पृथ्वी की सतह की बात की जा रही है। नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा, ऊपर जाएंगे तब भी मान में परिवर्तन होगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। और आप लिख लेंगे कि पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर भी अलग अलग होता है। तो चलिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में संबंध की गणना हम लोग कर लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। हेडिंग देखिए, गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध। गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध, हेडिंग लिखिएगा। तो चलिए आप लोग लिखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में संबंध। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में संबंध। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में संबंध, तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी ऑन द अर्थ। तो आप मान लेंगे कि माना पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का एक पिंड है। माना पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का एक पिंड है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, ऐसे समझिए, ये आपका पृथ्वी तल, इसकी त्रिज्या होती है re, और इससे h ऊंचाई पर एक पिंड है
पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान यम है। इतना ही आपने भी माना है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर यम द्रव्यमान का एक पिंड है। पृथ्वी की त्रिज्या RE तथा द्रव्यमान ME है। पृथ्वी की त्रिज्या RE तथा RE क्यों लिखा गया, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ, द्रव्यमान ME है, मास ऑफ अर्थ। इतना आपको मान लेना है। उसके बाद आप बताएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे पहले फार्मूला आप बता दीजिए, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर से F बराबर आपका हो जाएगा G, m1 क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि ME, स्मॉल m, m2 क्या है, स्मॉल m, और पृथ्वी की त्रिज्या RE प्लस इससे h ऊंचाई पर पिंड है, तो ये हो जाएगा RE प्लस h का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं, आपको बताइए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, गुरुत्व बल का फार्मूला लिख लेते हैं। गुरुत्व बल F बराबर क्या होता है, mg। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से mg बराबर आपका हो जाएगा g me m अपान RE प्लस h का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। ये वाला m से m कट गया, आपका g बराबर आ गया जी me अपान RE प्लस h का होल स्क्वायर। कितना आ गया, तो इधर देखिए g बराबर आपका आ गया कैपिटल G me अपान RE प्लस h का होल स्क्वायर। इतना ही आया, और बाकी सब क्या हुआ है, आपका कट गया है। यहाँ पर आप ये बताएंगे कि जो ये वाला आपका है h, ये किसकी तुलना में, RE, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसको हम 0 मानकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी कि नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो आपका हो जाएगा g बराबर कैपिटल G me अपान RE स्क्वायर। ये आपका आ गया स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध है। स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध आपका आ गया। और उपरोक्त सूत्र से आपको यहाँ पर एक चीज नहीं दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर भी द्रव्यमान नहीं दिख रहा है ऊपर वाले पिंड का, ऊपर वाले पिंड का कहीं पर द्रव्यमान नहीं दिख रहा। तो हम ये बताएंगे कि इस सूत्र से हमें यह स्पष्ट होता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और यही कारण है कि हम लोग यदि समान ऊंचाई से दो वस्तुओं को, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को छोड़े तो वो जमीन पर एक साथ पहुंचती है, लेकिन शर्त ये होती है कि वहां पर निर्वात होना चाहिए, कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि उपरोक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, उपरोक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपरोक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, और यही कारण है कि भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को, यही कारण है कि भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को, भिन्न द्रव्यमान की, नीचे दिख रहा है, दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से छोड़ने पर वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचती हैं।
तो आप बताएंगे कि उपरोक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और यही कारण है कि भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक समान ऊंचाई से छुड़े जाने पर एक साथ जमीन पर पहुंचती हैं। इसको नोट करिए, और यहाँ एक चीज आप लोग नोट पॉइंट में लिखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए यहाँ देखिए, एक चीज आप नोट में लिखिएगा, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, तो आपको सेकंड पेपर में उत्प्लावन बल पढ़ाया गया है कि कोई भी द्रव ऊपर की ओर किसी वस्तु पर एक बल लगाता है, उसी बल को हम लोग उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। तो उत्प्लावन बल या कर्षण बल वायु के द्वारा लगता है, तो उसके नीचे लिखेंगे उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल या कर्षण बल की उपस्थिति में, कर्षण बल की उपस्थिति में भारी वस्तु जमीन पर पहले पहुंचेगी, जमीन पर पहले पहुंचेगी। यहां तो कह रहा है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ जो उत्प्लावन बल और कर्षण बल है इसके कारण भारी वस्तु, अब देखते हैं दैनिक जीवन में कि दो वस्तुओं को छोड़ते हैं तो भारी वस्तु जमीन पर पहले पहुंच जाती है। इसको नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए क्या समझ में आ गया या नहीं। कमेंट करके बताइए ये समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और चर्चा कर लेते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, उसको हम लोग कैसे याद करते हैं। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सवालें आएंगी इस पर। और उसके बाद ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से पूरा चैप्टर हल हो जाएगा। अब यहाँ आप हेडिंग लिखिए, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना, कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ द अर्थ। तो आपको एक फार्मूला पता है, चलिए यहीं से हम लोग शुरू करते हैं कि वी नो दैट, अभी आपको क्या फार्मूला बताया गया, जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी यमी अपान कैपिटल आर स्क्वायर। तो यही बताया गया था, देखिए स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी यम ई अपान आर ई स्क्वायर, ये बताया गया था आपको। तो यहां से आपका हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर बराबर जी यम ई, हमें चाहिए यम ई, तो मास की गणना करनी है तो यम ई बराबर आपका हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपान कैपिटल जी। ये क्लियर हुआ। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। और इसके बाद अब क्या करेंगे, आप सबका मान बताइए, आपको कैपिटल जी का मान पता है, बताए थे आपको 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। और स्मॉल जी का मान आपका होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है, पृथ्वी की त्रिज्या, वो है आपकी 6470 किलोमीटर, यानी कि आप बोलते हैं ये आपकी है 6470 नहीं 6400 किलोमीटर पूर्ण रूप से होती है 6370 किलोमीटर। इसको आप मीटर में बदल सकते हैं, और मीटर में बदलेंगे 10 की घात 3 से गुणा हो जाएगा 6370 गुणे 10 की घात 3 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 6.37 गुणे 10 की घात, ये 3 और 3 6, इतना मीटर आ गया। आपकी रेडियस ऑफ अर्थ भी ज्ञात हो गई 6.37 गुणे 10 की घात 6 मीटर। अब समीकरण 1 में आप इन मानों को रख दीजिए यहाँ पर, तो आपका जो बनकर फार्मूला तैयार होगा वो एम ई बराबर जी का मान 9.8 गुणे आर ई स्क्वायर करना है, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं 6.37 गुणे 10 की घात 6 गुणे 6.37 गुणे 10 की घात 6 बटे आपका देखिए कितना था आर ई स्क्वायर अपान कैपिटल जी। कैपिटल जी का मान है आपका 6.67 गुणे 10 की घात -11। ये क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताइए। और अब आपकी बारी है इसको हल करने की। हम हल किए हैं तो मान रख देते हैं, गुणा भाग आप लोग भी करिएगा।
तो ये हो जाएगा 9.8 गुणे 6.37 गुणे 6.37 को जब हम लोग हल करेंगे तो आएगा 40.5769। 40.5769 गुणे 10 की घात 6 और 6 मिलकर 12/6.67 गुणे 10 की घात -11। अब इन दोनों का गुणा जब हम लोग करेंगे तो आएगा 397 बराबर 397 गुणा आप लोग करिएगा 397.65362 65362 गुणे 10 की घात 12, ये ऊपर जाएगा +11/6.67 हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं बताइए। 12 और 11 हम इसे लिख सकते हैं। देखिए 2 अंक पर दशमलव ला लें, यहाँ पर इस वाले पर ला लें 39.7 लिख सकते हैं इसको। तो चलिए 39.7 करेंगे तो ये हो जाएगा ME बराबर 39.765362 गुणे 10 की घात 13 + 11/6.67। अब आप लिख सकते हैं ME बराबर, इसको कुछ कम कर लीजिए, 39 देखिए 7 और 1 2 3 4, इस वाले 6 वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 है, 5 या 5 से ज्यादा हो तो एक बढ़ा देते हैं, बटे 6.67 गुणे 10 की घात 3 1 4 1 1 2 24 हो गया। और ME बराबर जब इसको आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 6.01 गुणे 10 की घात 24। और ये आपका आ गया पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। इसे कुल मिलाकर आप लिख सकते हैं ME बराबर 6 गुणे या 6.0 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। ये पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना आपने कर ली। अतः पृथ्वी का द्रव्यमान इतना होता है, एग्जैक्ट में नहीं होता, ये आपका लगभग है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम होता है। इसको जल्दी से नोट करिए और बताइए क्या ये समझ में आ गया या नहीं। नोट करके जल्दी से बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोगों ने कैसे निकाला, ये समझ में आ गया या नहीं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इस फार्मूले से ME को एक तरफ कर लेना है, क्योंकि मास ही ज्ञात करना है, बाकी सबको दूसरी तरफ कर लेंगे। सबका मान आपको पता है, मान लिखेंगे, मान को इसी सूत्र में रखकर गुणा भाग करके हल करेंगे तो 6 गुणे 10 की घात 24 आ जाएगा। एक चीज और निकाल लेते हैं, पृथ्वी के घनत्व की गणना कर लेते हैं। इधर का आप लोग नोट करिए, जहां से हम लोग बताएं सवाल लगाना प्रारंभ कर रहे हैं। यहां लिखेंगे पृथ्वी के घनत्व की गणना। पृथ्वी के घनत्व की गणना हम लोग कर लेते हैं। तो आप बताइए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। वी नो दैट कि जो आपका घनत्व होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम आपका होता है। तो ऐसे लिखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को हम लोग रो से लिखते हैं, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, आयतन को v से लिखते हैं। अब एक चीज हमें ये बताइए, हमें द्रव्यमान किसका चाहिए, पृथ्वी के घनत्व की गणना करनी है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान चाहिए, जिसे हम कहते हैं ME, मास ऑफ अर्थ। और मास ऑफ अर्थ का फार्मूला आपके पास क्या निकल कर आया है, एक बार बता दीजिए तो, GRE² अपान कैपिटल G। तो आपका हो जाएगा रो बराबर स्मॉल g RE² अपान कैपिटल G बटे, ये हो जाएगा 4/3 पाई RE³। क्यों, क्योंकि हमें पृथ्वी के जो आपका है वो क्या कहते हैं घनत्व की गणना करने हैं। तो आयतन रखेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर लागू होगा। RE से 2 RE कट गए, 1 RE बचा, 3 ऊपर जाएगा, तो रो बराबर आपका होगा 3G अपान, देखिए R² से R³ कटा है तो ऊपर कितना बचा आपका 3, और साथ ही साथ में क्या बचा है आपका, तो 3G बच गया। नीचे आपका क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा 4 पाई, और यहाँ एक RE है और कैपिटल G है, 4 पाई RE और कैपिटल G। अब G का मान आपको पता है, सभी का मान आपको पता है, सबका मान हम लोग रख देंगे
देखिए रो बराबर ज्ञात करना आपको पता है, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड, पाई बराबर 3.14, आर ई बराबर आपको निकल कर आया है 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम, और कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस मान को अब उसी सूत्र में रखना है, तो चलिए इस तरफ हम लोग उसी सूत्र में इस मान को रखते हैं। घनत्व की गणना कर रहे हैं, द्रव्यमान की गणना आप लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब सूत्र में हम लोग जब मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा रो बराबर 309.8 अपान आपका कितना है 4 है, 4 × 3.15 3.14 सही है, गुणे और आपका क्या है आर ई है, आर ई के स्थान पर 6.0 × 10⁻24 और गुणे आपका है 6.67 × 10⁻11। ये समझ में आया या नहीं आप बताइए जल्दी से एक बार। इसका जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 29.4, ऊपर वाला कितना आ जाएगा 29.4, और नीचे वाले का जब आप गुणा करेंगे इसका देखिए 4, 3.14, 6 और 6.67, इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 533.6, 533.6 × 10⁻24 तो रो बराबर 29.4 बटे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 53 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं 53 या फिर लिख लें इसको 5। इतना आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये सब कुछ क्लियर है? तो चलिए यहाँ एक चीज और देखिए आप लोग कि जब सब कुछ मान हम लोग रखे हैं तो 6.67 × 10⁻4 पहले आ गया, उसके बाद कैपिटल जी का मान यहाँ पर 6.67 × 10⁻11 और पाई का मान 3.14, आर ई का मान 6 ये यहाँ एक चीज देखिए पृथ्वी की त्रिज्या चाहिए हमें द्रव्यमान नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर आर ई है रेडियस, तो रेडियस का जो मान होता है वो आपका है 6.37 × 10⁻6, 6.37 × 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6.37 × 10⁻6 और अब हल करेंगे तो इन सबको हल करने के बाद जो आपका डेटा आया है वो सही है 53.6 × 10⁻, आपके पास आ जाएगा -11 + 6। तो इसको आप कितने अंक, एक अंक पर दशमलव ला लीजिए। तो जब आप एक अंक पर दशमलव लाएंगे तो आपका हो जाएगा 5.33 × 10⁻। देखिए यहाँ पर -5 बचेगा, -5 में 2 अंक और जुड़ेगा तो माइनस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका माइनस होगा, या आप पहले ऐसे ही रहने दीजिए इस चीज को, जिसको हम हल कर लेते हैं 533.6 × 10⁻, ये कितना हो गया। तो ये आपका हो जाएगा -5, -5 हो गया। अब -5 जब आपके पास आ गया तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको एक अंक पर यहाँ भी, एक अंक पर यहाँ भी इसको काट दीजिए और ऊपर भेज दीजिए। तो 294 बटे 5336 × 10⁻5, और जब इसको आप हल करेंगे तो आपका आएगा 0.055 × 10⁻5, यानी रो बराबर आप कह सकते हैं 5 × 5.5 × 10⁻, कितने अंक इधर गया है, तो इधर गया है 2 अंक, 2 घट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, 5.5 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये भी आपका डेटा होगा लगभग में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक में जब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या वीडियो पसंद आया। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। और उसके बाद अगर आप लोग अभी तक सेशन में जुड़े हुए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।